साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। आज के अध्याय में हम कुछ नया सीखने वाले हैं मेंटेनेंस केस को लेकर। एक ऐसा केस जहां पर एक वैज्ञानिक को एक मैकेनिकल इंजीनियर बना के एक भारी भरकम मेंटेनेंस क्लेम किया गया। पति को इस बात की जानकारी नहीं है। जब जानकारी में आया तो पति ने चैलेंज किया, पर अपोजिट पार्टी का तर्क था कि चूंकि मेंटेनेंस बन चुका है, एरियर्स पे करने हैं, तो उससे बचने के लिए हस्बैंड दाव पेच खेल रहा है। क्या हस्बैंड वास्तव में दाव पेच खेल रहा था या हस्बैंड अपने राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट में गया था? ये सब इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं मेंटेनेंस केस में, जिसकी जानकारी हर भारतीय को होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी मुसीबत में वो फंसा हुआ है तो कम से कम अपने राइट्स को वो इन्फोर्स कर सके। साथियों, इस केस का जजमेंट 25/8/2023 को रिजर्व हुआ और 1 दिसंबर 2023 को जजमेंट पारित हुआ। ललित सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के नाम से ये जजमेंट है, जिसका क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 3686/2023। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ डिटेल यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। साथियों, इस मामले के इंपॉर्टेंट और क्लिंचिंग फैक्ट्स क्या हैं, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर जो कंसर्न पिटिशनर है उसने असाइल किया एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर है 23/12/2021 का। देखो साथियों, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो उसको तय होने में समय तो लगता ही है। आज इस बंदे को 2 साल लग गए, एक 2 साल का लंबा स्ट्रगल और उसके बाद सक्सेस। तो कहने की बात है कि कोर्ट प्रोसीडिंग है तो उसमें जल्दबाजी मत किया करो। जो अपोजिट पार्टी है उसके दाव क्या है उसको समझो और उसके बाद हिट करो। जल्दबाजी में रिएक्ट करोगे, आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथियों, यहाँ पर जजमेंट जो पारित किया है वो एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट नंबर 3 आगरा के द्वारा जो है पारित किया गया। जजमेंट जो है कंसेंट है विद मेंटेनेंस केस नंबर 999/2019, जिसका टाइटल है श्रीमती रेनू वर्सेस ललित सिंह। यहाँ पर केस फाइल हुआ 125 सीआरपीसी के तहत और उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर जो है पारित किए गए। अल्टीमेटली मेंटेनेंस जो है अवॉर्ड किया गया। तब भी हस्बैंड जो है अपीयर नहीं हुआ जब वाइफ ने सेक्शन 125 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत आवेदन पेश किया, तो वारंट जो है रिकवरी के लिए जारी किए गए 10/10/2022 को। और अल्टीमेटली हस्बैंड को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो प्रोसीड हुआ। साथियों, यहाँ पर पत्नी ने सेक्शन 125 सीआरपीसी में अर्जी दाखिल करके कोर्ट से कहा कि मेरी शादी ललित सिंह से हुई थी, उससे मेरा एक बच्चा है। शादी 17/6/2010 को हुई। मतलब हैरानी की बात यह है कि करीबन 11 साल बाद शादी के ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया। और ये एक आम ट्रेंड भारतीय महिलाओं का बन चुका है कि साथ निभ गए तो ठीक है, अदरवाइज केस फाइल कर दो। और अगर आप अजमेर जोन में देखें खासकर, तो 52 साल की महिलाएं भी केस लेके आ रही हैं शादी के 30 साल बाद कि हमारा पति हमें मारता है, पीटता है। इवन ससुर तक पे आरोप लगाए जाते हैं जिसकी उम्र 70 साल या 75 साल या 80 साल से ऊपर तक है। तो बड़ी गंभीर स्थिति है। ऐसी कंप्लेंट्स पर कोर्ट को विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करनी चाहिए, उसके बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए। पर सिस्टम अंधा हो चुका है। सिस्टम कहता है कि एक महिला को न्याय दिलाया जाए, बट ऐसा भी न्याय किस काम का कि जहां पर एक दुष्ट, एक अधर्मी महिला को न्याय देने के लिए एक इनोसेंट पुरुष, एक इनोसेंट हस्बैंड की जो है बलि दे दी जाए। साथियों, यहाँ पर पत्नी का कहना यह है कि शादी जो है वो हिंदू राइट्स एंड कस्टम के हिसाब से जो है संपन्न हुई थी। शादी में 10 लाख रुपए करीबन जो है खर्च किया गया, गिफ्ट्स और डावरी दी गई। अब यहाँ पर मैं आपको हमेशा ही निवेदन करता हूँ कि इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है लड़की पक्ष को। अगर लड़की सोना है तो भैया कोई ज़रूरत नहीं है खर्च करने की, ना ही ज़रूरत है गिफ्ट देने की और ना ही ज़रूरत है डावरी देने की। आप डावरी गिफ्ट इसलिए देते हो, यहाँ तो कुछ ऐसी बात है लड़की में कि उसको छुपाते हुए चल रहे हो कि भेद ना खुले और लड़का जो है इस लड़की को ले जाए, हमारी जान छूटे। देखो, लड़का भी कोई कलेक्टर तो है नहीं और ना ही कोई बड़ा तोप है, तो ऐसे लड़के पर इतना रुपया खर्च क्यों करते हो? अगर आप देना बंद कर दोगे तो ये लेना बंद कर देंगे, क्योंकि आप देते हो इसलिए लेते रहते हैं। तो मोटी मोटी बात आप समझ लो कि अगर दहेज देना बंद किया जाएगा तभी दहेज लेना बंद किया जाएगा। साथियों, ये सामाजिक कुप्रथा इसलिए बनी कि ये एक टेरर हो गया कि भाई लड़के वाले दहेज लेंगे ही लेंगे, नहीं देंगे तो शादी तोड़ देंगे। बट आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में आप देखो कि क्या कोई लड़का वास्तव में दहेज लेता है? आंसर इज नो। सब पढ़ लिख गए और सब जो हैं आज समाज में एक अच्छे स्टार्टर पे जो है बैठ गए हैं। तो ये सब केवल कहानियां बन के रह गई हैं। पर चूंकि एक ट्रेंड है तो 2 पन्ने लिए, उस पर जो मर्जी लिख दिया, टिकट लगाया, कोर्ट में आवेदन पेश कर दो। और कोर्ट भी ऐसे घिसे पिटे आवेदनों पर जहां पर ये सैड स्टोरियां हैं कि 10 लाख मांगे या 20 लाख मांगे या डावरी मांगा या गिफ्ट मांगा, नोटिस तक जारी कर देती हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बेसिक लॉ हैं कि जब तक कोई भी एलिगेशन सब्सटेंस से सपोर्ट ना हो तब तक आप नोटिस जारी ना करो। साथियों, इस मामले में उनका कहना यह भी है
कि लगातार हम जो है इनके जो दहेज की मांग थे उससे प्रताड़ित किए गए। दहेज की मांग में एक अल्टो कार की डिमांड थी, 3 लाख की डिमांड थी, 11,000 रुपये की डिमांड थी, कैश की डिमांड थी और हाउस होल्ड की डिमांड थी। ये सारी डिमांड जो है हमने पूरी करी और ये लोग जो है संतुष्ट नहीं थे। ये लोग 5 लाख रुपए एडिशनल अतिरिक्त डावरी के रूप में मांग रहे थे। जब डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो इन लोगों ने हैरेसमेंट स्टार्ट कर दिया, मेरे साथ फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी करी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लो, फिजिकल क्रूरल्टी का जो इंडिकेशन है वो है फिजिकल अब्यूज़ मींस मारपीट करना। जबकि मारपीट के संदर्भ में अगर कोई एविडेंस फाइल पे नहीं है तो वहाँ पर 28/11/2023 का बेसिक लॉ है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी रूप में सेक्शन 323 आईपीसी का चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। और इसके अलावा अगर फिजिकल क्रूरल्टी की बात लड़की कहती है तो उसको साक्ष्य भी पेश करनी पड़ेगी। और मेंटल क्रूरल्टी कैसे हुई? क्या उसने अपनी बहन को बताया, भाई को बताया, माँ को बताया, पिता को बताया? उनका क्या इंटरवेंशन रहा? आज शादी के लंबे टाइम बाद मुकदमे हो रहे हैं जो अपने आप में इंडिकेटिव है कि लड़की को अच्छा रखा गया, लड़की मनमर्जी कर रही है और जब उसकी मनमर्जी नहीं चली तो अल्टीमेटली उसने डाउरी लॉ को और उससे संबंधित अलाइड लॉज को एज ए टूल जो है यूज़ किया टू हैरेस द इनोसेंट हस्बैंड। तो यहाँ पर एक विशेष बात जो है ध्यान में रखने का है। साथियों, इसका ये भी कहना कि मुझे अब्यूज़ किया गया, मुझे ह्यूमिलेट किया गया, मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, मैं प्रेग्नेंट थी। स्टोरी सुनने में इमोशनल जरूर लगती है बट लीगल स्टोरी तब बनती है कि जब कोई स्टोरी या कोई फैक्ट सपोर्टेड हो बाय द सब्सटेंस और बाय द एविडेंस। अगर वो नहीं है तो तुरंत जो है आपत्ति जो है आप दर्ज करो। कई बार कोर्ट लिखती है कि साक्ष्य का विषय। अरे साक्ष्य का विषय तब होता है कि जब साक्ष्य फाइल पर हो। जब साक्ष्य फाइल पर नहीं है तो क्या लड़की लेट करेगी? एक झूठे मेंटेनेंस केस में इंटरिम के नाम पर 5,000, 10,000, 15,000 रुपये लड़कियां ले जाती है और लड़कियां भुगतते रहते हैं। जाते ही पहले ही पेशी पर जवाब दाखिल कर दो और एक अर्जी लगा दो अर्लियर ट्रायल की। लड़की का वकील अपोज करेगा, भाई हमें अर्लियर ट्रायल नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी? जब लड़की खुद चाहती है कि उसको न्याय शीघ्र मिले और हम भी चाहते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, तो फिर शीघ्र डिस्पोजल की बात क्यों नहीं? तो मेरा कहना यह है कि इंटरिम पे जोर देने की बजाय आपको अर्लियर डिस्पोजल पे जोर देना है, तभी अपने को राहत मिलेगी। और ऐसे कई डिसीजन आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जहां पर कोर्ट ने जोर दिया है स्पीडी ट्रायल्स पे, स्पीडी डिस्पोजल्स पे। उस पर रिलाई करते हुए एक अलग अर्जी जो है दाखिल कर दो और ये अर्जी आपको सेक्शन 151 सीपीसी के तहत दाखिल करनी है, क्योंकि प्रोसीडिंग जो है 125 सीआरपीसी की हो, चाहे डीबी एक्ट की हो, ये क्वाजी क्रिमिनल भी है और क्वाजी सिविल भी है। इसका कहना यह है कि मुझे 1/1/2011 को घर से जो है बाहर निकाल दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, कि इतने लंबे टाइम बाद मुकदमा दाखिल करना अपने आप में इंडिकेटिव है कि लड़की जो है मन मर्जी से हरकत करते हुए जो है ये घर बैठी भी है और अल्टीमेटली कानून की प्रक्रिया का जो है मिसयूज़ कर रही है। इसका कहना है कि मैंने जो है एक बच्चे को जन्म दिया और अल्टीमेटली हम लोग बैठे, हमने मीडिएशन का प्रयास करा, पर ये मीडिएशन नहीं होता है, ये लूट की एक संगठित सभा होती है जिसमें बोले लगाए रहते हैं कि भाई पीछा छुड़वाना है तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख या कई बार 1 करोड़ तक मांग ली जाते हैं कि दे दो। अगर नहीं दोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। लड़का भुगत रहा है, परेशान लड़का ही हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों ये कि जब जब इस तरह की स्थितियां आए, एविडेंस बनाते हुए चलो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल है अगर सोर्स ऑथेंटिकेट है। ये सब फालतू की बातें हैं कि ऐसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं है और मैंने ऐसे कई डिसीजन देखे हैं और कोर्ट के जजमेंट्स को जो है मैंने पेरूस भी किया है जहां पर ये स्पष्ट है, इवन दो एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय इलीगल मीन्स, इवन दो इट इज हिट बाय सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, स्टिल इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। साथियों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बिहेवियर है अपोजिट पार्टी का ये नॉर्मल रहा कुछ टाइम तक, ऐसा लड़की का कहना है। उसका कहना यह है कि उसके बाद ये एंगेज हो गया मारपीट में, अब्यूजिंग में और हैरेसिंग में। भाई जब सब्सटेंस ही नहीं है तो ऐसे आरोप क्यों लगाते हो? और अल्टीमेटली इसने वापस से जो है घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर लड़की का कहना ये था कि मीडिएशन के बाद में दोबारा जो है रहने आई। पर साथियों, लड़की एक बार घर से बाहर निकल जाए, थाने कचहरी पहुंच जाए, वकील के दफ्तर पहुंच जाए, फिर उसको दोबारा मत अपनाना, फिर वो दुखदायी स्थिति है। क्योंकि ऐसी लड़कियां स्ट्रिक्टली आपको ये इंडिकेट दे चुकी होती हैं कि अगर उनकी इच्छाएं आगे फॉलो नहीं करी, उनके अनुसार आप नहीं चले, नहीं दबे, तो अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द बिटर कॉन्सिक्वेंसेज। तो लड़की को माफ़ तभी करना है जब झगड़े घर में हो जाए, जब वो घर की दहलीज पार कर जाए, अपने पीयर पहुंच जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार वकील के या कोर्ट कचहरी के चक्कर उसने काट लिए तो कभी भी ऐसी पत्नी को नहीं अपनाना है। बिल्कुल उसको आउट कर दो, तभी आप जीवन में जो है सफल रह पाओगे। साथियों, इसका कहना यह कि मैंने ये बात अपने पिताजी को बताई और उसके बाद उन्होंने इस केस में कार्रवाई करी और उसके बाद प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट हुई। इनका ये भी कहना है कि कोई भी नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एप्लीकांट के पास में। उनका ये भी कहना है कि वो एक हाउसवाइफ है। उनका ये भी कहना है कि वो एक स्किल लेडी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जो अपोजिट पार्टी है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जबकि था ये मैकेनिक, इसको बनाया गया मैकेनिकल इंजीनियर।
और उसकी इनकम जो है वो 50,000 रुपये पर मंथ है, और जिस कारण 15,000 रुपये जो है दिलाए जाएँ और डायरेक्शंस जो है वो इशू किए जाएँ। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करके चलिएगा कि रजिस्ट्रेशन वैसे नेहा का जो एफिडेविट है वो इम्पेरेटिव है, और 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय भी दिया है इस बारे में, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि लड़की अगर अपना इनकम एफिडेविट प्रोड्यूस नहीं करती है, या वो असेस के बारे में फैक्ट कंसील करती है, या इनकम के बारे में फैक्ट कंसील करती है, एडवर्स प्रिजम्पशन कैन बी ड्रॉन, और इंट्रोगेटर्स के लिए भी एज पर ऑर्डर 11 CPC उसको इन्वाइट कर सकते हैं। तो आपको कानूनी प्रावधान ध्यान में होने चाहिए। ये नहीं कि कोर्ट गए साहब खर्चा मान दो, खर्चा किस बात का मान दो, आज तुमने कमाई है, तुमने मेहनत की है, दिन रात एक की है, गालियां खाई है एम्प्लॉयर की, तुम्हारे ऊपर आरोप, तुम्हारे घर वालों पर आरोप, और ये लड़के वाले समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। ये श्रेष्ठ नहीं है, ये बदतमीजी है, क्योंकि ऐसे ऐसे आरोप मढ़ दिए जाते हैं जिसको बताना भी यहाँ पर उचित प्रतीत नहीं होता है, पर फिर भी आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ऐसे आरोप लगाकर केवल आपको टेरर किया जाए, एक भय की स्थिति पैदा की जाए, और अल्टीमेटली आपको जो है हैरान परेशान करते हुए, आपको बर्बाद करते हुए आपसे एक भारी भरकम राशि को जो है वो लूटा जाए। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, लड़ो, क्योंकि आज आप झुक गए, मेंटेनेंस बनवा दिया, लमसम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एग्जाम्पल बन जाएगा कि तुम्हारे पूर्वज से वो भी झुक गए, राजीनामा कर लिया, अब अल्टीमेटली तुम्हें भी जो है झुकना पड़ेगा। अरे देश है, इस देश में पृथ्वीराज चौहान हुए, महाराणा प्रताप हुए, योद्धा हुए एक से एक, जिन्होंने भारत की मिट्टी की सौगंध खाकर लड़ने का संकल्प लिया था, और तुम भी उस देश के वीर हो, लड़ने का निर्णय लो। आज मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो लोग हैं वो ही एग्जाम्पल सेट करें। आज अरनेश कुमार सुप्रीम कोर्ट गया, उसको क्या मजा आ रहे थे, जितना खर्चा सुप्रीम कोर्ट में किया, अगर इतना खर्चा वो पत्नी पे कर देता, मीन्स उसको लमसम दे रहा था, तो क्या वो मुक्त नहीं हो रहा था? पर उसने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा अपने अधिकारों के लिए। ऐसे कई व्यक्ति सब्सिक्वेंटली हुए जो लड़ते रहे, तो क्या वो पागल थे? क्या उनको अपने बारे में कोई चिंता नहीं थी? क्या उनको सब्सिक्वेंट भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं थी? पर वो सिर्फ लड़े हैं मेंस राइट के लिए। तो खड़े होना पड़ेगा मेंस राइट के लिए, क्योंकि मेंस राइट केवल एक एक्सप्रेशन नहीं, ये एक बिलीव है, ये एक धर्म है, और इसको आपको वर्कआउट करते हुए आगे बढ़ाना होगा। अगर मेंस राइट को आगे नहीं बढ़ाया तो ये दुष्ट अधर्मी महिलाएं मेंस को बर्बाद करके रख देंगी, और जिम्मेदार होंगे सिर्फ हम ही हम। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ आपकी है, आपको ही लड़नी पड़ेगी। अगर एक जना खड़ा होता है तो उसके साथ कुछ लोग और भी खड़े होंगे। तो आपका कर्तव्य है कि जो गलत हो रहा है उसको रोको, अपने भाइयों को मोटिवेट करो और उन्हें लड़ने के लिए तैयार करो। अगर वो नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आगे आने वाली पीढ़ियां रोएंगी, बर्बाद होंगी। वो मैं नहीं चाहता हूँ, और आप भी संभवतः ये बात नहीं चाहते होंगे। साथियों, यहाँ पर जब ये बात जानकारी में आई कंसर्न एप्लीकांट के, तो उसने कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या जो भी संभावित एविडेंस है उससे कोई केस मेड आउट ही नहीं हो रहा है। साथियों, मैरिज होना एक अलग स्थिति है, बट मैरिटल ऑब्लिगेशंस भी कुछ इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं। आज हस्बैंड पे दायित्व है कि मेंटेनेंस है, पर वाइफ पे भी दायित्व है कि वो अपने पति को सर्व करे हर एक रूप में। पर आज हो क्या गया है, कुछ टाइम रहती हैं, फिर पीयर जाके बैठ जाती हैं, फिर केसेस करती रहती हैं, तो मैरिटल ऑब्लिगेशंस निभाएगा। उनका ये कहना है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक हूँ। इनका ये भी कहना है कि वाइफ जो है क्वालिफाइड है, अपनी इच्छा से जो है पीयर बैठी है, धोखे से एक्सपार्टी ऑर्डर लिया गया है, जिस कारण ये ऑर्डर जो है वो सेटिस्फाइड किए जाने योग्य है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका इंपॉर्टेंट कंटेंशन ये कि सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 CRPC के लाइट में और 125 सब क्लॉज 5 CRPC के लाइट में वाइफ जो है मेंटेनेंस पाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मेंटेनेंस का राइट तब फोर्स में आता है कि जब वाइफ जो है वो जेन्युइन है या इक्विटी के साथ जो है वो कोर्ट में आई है। साथियों, आज इस केस को देखते हैं हम। वाइफ के पास इक्विटी क्या है? शादी हुई, शादी के शॉर्ट टाइम बाद ही जो है पीयर जाके बैठ गई, पीयर में बच्चा पैदा कर रही है, हस्बैंड जा रहा है, मना रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पर आने को तैयार नहीं है, उल्टा केस कर रही है कि मुझे हैरेस किया गया, डाउरी की डिमांड की गई, 125 का केस कर दिया, और उसमें दिखाया गया एक मैकेनिक को मैकेनिकल इंजीनियर। जबकि जब डॉक्यूमेंट फाइल पर आए तो सारी स्थितियां जो है कोर्ट को क्लियर हुई कि किस तरह से केस को जो है मैनिपुलेट किया गया। इन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में देव नारायण वर्सेस अनुश्री के निर्णय को जो है रिलाई किया है, जो कि 2003 वॉल्यूम 11 SCC पेज नंबर 303 पर पब्लिश हुआ है और साइट हुआ है। इसके अलावा गौरव वर्सेस स्टेट का डिसीजन, इसका क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 4498/2022, उसको साइड किया, जिसमें स्पष्ट है कि वाइफ अगर अपने इच्छा से अपने पीयर में रह रही है, इन दैट सिनेरियो शी इज़ नॉट एंटाइल्ड टू गेट एनी रेमेडी। साथियों, यहाँ पर कंसर्न कंप्लेनेंट मीन्स जो प्रार्थिया है या पत्नी है, उसने इस ऑर्डर को जो है अपोज किया। उसने कहना यह है कि जब खर्चा बन गया है, इनकी जानकारी में था, तो खर्चे को अवॉइड करने के लिए ये अर्जी पेश करी है जो फ्राइवोलस है और लायबल टू बी डिस्कार्डेड है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर
जो फैक्ट्स है, सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें कुछ बातें जो है दिखाई देती हैं कि एक मुकदमा होता है 498 का, उसमें राजीनामा होता है, फिर ये साथ में रहती है, फिर ये चले जाती है और उसके बाद ये केसेस फाइल करती है। कुल मिला के इस केस की जानकारी हस्बैंड को हो या नोटिस सर्व हो गया हो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल पे दिखाई नहीं देता है, जिस कारण सब्सटेंस है एप्लीकांट की बातों में, उसके तर्कों में और उसके स्टोरी में। तो कोर्ट ने क्या लिखा, इन द लाइट ऑफ अफोरसेड फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एंड इन द व्यू ऑफ फैक्ट that in the impugned judgment the mode of service of notice or summons to the husband in the proceeding is not mentioned. The claim of the concerned applicant that he was not aware of the maintenance proceeding appears to be sustainable. Apart from that, it is admitted fact that the impugned order is ex parte. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जानकारी फैक्ट तब आया कि जब रिकवरी वारंट जो है जारी हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि सारी प्रोसीडिंग्स को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए और जो साइड पुटअप करी है हस्बैंड ने, इसको देखते हुए एंड फॉर डूइंग द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, ये न्यायोचित होगा कि हम सारे सब्सटेंस पर एक कंसिडरेशन जो है ट्रायल कोर्ट से करा ले में। कुल मिला के उन्होंने पिटीशन को स्वीकार करते हुए जो एक्सपर्टी ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड करा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशन ही मामूली है कि 1 लाख रुपए जो है डिपॉजिट कर दो और वाइफ को कुछ एक अमाउंट जो है इंटरिम के रूप में पे कर दो। पर साथियों, जब भी ऐसे कंडीशंस कोर्ट लगाता है तो अमाउंट देने से पहले आप एक कोर्ट में निवेदन करो काउंटर कंडीशंस के लिए भी, कि वाइफ अपना एफिडेविट फाइल करे कि अगर वो कोई अमाउंट ले रही है तो वो अमाउंट जो है रिफंड कर दे, या अमाउंट जो है कोर्ट में जमा रहेगा टिल डिस्पोजल ऑफ द केस। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्टीमेटली वाइफ केस हार जाए और हम रिकवरी जो है अमाउंट की नहीं कर पाएँ। तो अमाउंट की रिकवरी जो है वो इंश्योर हो सके, तो हमने ऐसा देखा है कई मामलों, और ऐसा कई मामलों में ये किया भी गया है कि जब भी कोर्ट इंटरिम जो है अवार्ड करता है तो देने से पहले काउंटर कंडीशंस भी कोर्ट में लगवा लेनी चाहिए और इसके लिए भी जो है आपको अर्ज करना चाहिए। तो साथियों, कुल मिला के ये फैसला जो है काफ़ी अच्छा है कि अगर एक्स पार्टी हो भी गए हैं तो पार्टिसिपेशन का अधिकार है, क्योंकि आपका सब्सटेंस अगर दमदार है और अगर आपके तर्क जो है सपोर्टेड है बाय द प्रॉपर एनेक्शर्स, तो वहाँ पर आप इजीली जो है फाइट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो भी तर्क हैं, जो भी सबमिशंस हैं, उसको भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है कोर्ट में रखें और कोर्ट को जो है कन्विंस करने का प्रयास करें। और अगर कुछ कंडीशंस कोर्ट इंपोज करता भी है तो कोर्ट से निवेदन कर लें, और अगर कोर्ट तब भी नहीं मानता है तो ट्रायल कोर्ट में दाखिल कर दें अर्जी, और अगर वो अर्जी खारिज भी होती है तो वापस से हाईकोर्ट जाकर कंडीशंस को मॉडिफाई कर लें। क्योंकि एक बार अमाउंट जो है पत्नी ले जाती है तो ये दिक्कत आती है कि अमाउंट रिकवर कैसे करें। तो उसके लिए आपको मैंने स्पेसिफिक किया है कि आप उसे एफिडेविट देने के लिए विवश करें कि अगर वो केस हार जाती है तो जो अमाउंट लिया है वो अमाउंट वो वापस से रिफंड कर देगी मैं ब्याज। ये कंडीशन ज़रूरी है। डेफिनेटली अगर वो ये नहीं करती है तो वहाँ पर आप उस अर्जी के साथ एक चेक जो है कोर्ट में जमा कर दो कि चेक जो है तभी रिलीज़ किए जाए कि जब ये लड़की जो है अपना एफिडेविट जो है कोर्ट में फाइल करते हैं। और ऐसा कई केसों में देखा भी गया है कि वाइफ ने एफिडेविट जो है फाइल नहीं करे और अल्टीमेटली उनको अमाउंट जो है रिलीज भी नहीं हुआ और हस्बैंड जो है लगातार चेक के जरिए जो है अमाउंट जमा कराता गया। तो वहाँ पर 125 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई भी मेंटेनेबल नहीं हुई और अल्टीमेटली जब कार्रवाइयाँ पेश हुई तब चरित्र जो है ऐसी पत्नियों के सामने भी आने लगा। तो साथियों, कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आपके राइट्स को लेके इसको फॉलो करें और इसकी लाइट में जो है आपका पक्ष रखें और उसकी लाइट में जो है एफिशिएंटली फाइट करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की, जय बालाजी की।